प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक आलिमा लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। क्योंकि जब उस आलिमा लड़की की वफात हुई तो उसकी कब्र पर कुत्ते भौंकते और कुत्ते उसकी कब्र को खोदते, उसकी कब्र पर पेशाब कर देते। आखिर वो कुत्ते उस आलिमा की कब्र पर ऐसा क्यों करते थे? इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग ज्यादातर गरीब थे। उस गांव में रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था, वह बचपन से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब उसकी उम्र 4 साल की थी तब उसके वालिदैन किसी हादसे में वफात पा गए थे। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय चाचा चाची के। मगर उसकी चाची ने भी उसकी परवरिश करने से इनकार कर दिया। उसके चाचा के भी 4 बच्चे थे। वह बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी दे रहा था। चाचा उस बच्ची को रख तो सकते थे, मगर अपनी बीवी के हाथों मजबूर थे। इसलिए वो अपने भतीजी को अपने बीवी की डर से नहीं रख सका। मगर उस गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी जो कि लोगों से भीख मांगकर अपना पेट पाल रही थी। अगर उसके अपने कपड़े फट जाते तो वह लोगों से मांगकर कपड़े पहना करती थी। अगर पेट में भूख लगती तो किसी के घर से रोटी मांग लेती, किसी के घर से सालन ले लेती। कभी वह किसी के घर का काम करके चंद रुपए ले आती थी। इसी तरह वह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसको सुनाई कम देता था। यह बुढ़िया नेकदिल इंसान थी। सारा गांव उसको फकीरनी के नाम से जानता था। वह बहुत ही नेक थी। उसका एक छोटा सा घर था जो कि मिट्टी से बना हुआ था। जब उस बुढ़िया को पता चला कि ज़ैनब यतीम बच्ची है और उसको पूरे गांव में किसी ने सहारा नहीं दिया तो वह खुशी खुशी ज़ैनब को अपने घर ले आई। कहने लगी, जब अल्लाह मुझ जैसी फकीर को सहारा दे सकता है, रिज़्क दे सकता है, तो इसको भी वही रिज़्क देगा। उस बूढ़ी औरत का कहना था कि जब मैं इस बच्ची को अपने साथ ले आई तो वह बहुत डरी हुई और घबरा रही थी। मगर ज़ैनब पर अल्लाह पाक की खास रहमत थी। वह 4 साल की उम्र से ही नमाज की पाबंद थी। उसके साथ मैं भी नमाज पढ़ लेती। यह समझदार और सुलझी हुई बच्ची थी। ज़ैनब बचपन से ही कुदरती जहीन थी। बुढ़िया अपने घर के लिए मिट्टी लाती। ज़ैनब मिट्टी के साथ खेलती रहती थी। छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाती। एक दिन वह बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, मुझे भी कुरान पढ़ाने मदरसा भेजे, मैं भी कुरान पाक पढ़ना चाहती हूँ। ज़ैनब की यह बात सुनकर बुढ़िया फकीर ने ज़ैनब को मदरसा भेजना शुरू किया। क्योंकि ज़ैनब का ज़हन बचपन से ही बहुत तेज था, इसलिए उसने बचपन में ही कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और ज़ैनब ने चंद सूरतें भी जुबानी याद कर चुकी थी। ज़ैनब को दीनी तालीम का बहुत शौक था। घर की दीवारें छोटी होने के बावजूद वह हर रोज जामिया के बच्चों को आते जाते देखा करती थी। जामिया इस्लामिक स्कूल को कहते हैं, ये बताना जरूरी है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के लोग इतना उर्दू नहीं समझते। खैर, इस तरह जामिया की एक बच्ची से ज़ैनब की दोस्ती हो गई। वह बच्ची जामिया से अपनी सहेलियों के साथ उनके घर आती और मिट्टी के खिलौने बनाकर ज़ैनब के साथ खेला करती थी। उनकी सहेली जो कुछ भी जामिया से पढ़कर आती वह सब ज़ैनब को याद करवा दिया करती थी। इसी तरह ज़ैनब अपनी दीनी तालीम हासिल करने लगी और फिर चंद ही सालों में ज़ैनब ने कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया था और ज़ैनब ने अपनी सहेली की मदद से उर्दू भी पढ़ना सीख लिया था। ज़ैनब अपने सहेली से मांग मांग कर मुकम्मल आलिमा की किताबें पढ़ चुकी थी और भी उसके पास काफी ज्यादा इस्लामी किताबें थी जो वह दिन रात पढ़ती रहती थी। उसके पास इल्म था और अमल भी उसके पास बहुत ज्यादा था। इस बुढ़िया ने ज़ैनब की बहुत अच्छी तरबियत की थी। जब ज़ैनब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती की इंतहा नहीं थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती से वाकिफ था। हर किसी औरत की जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था कि किसी परी से कम नहीं ज़ैनब की खूबसूरती। ज़ैनब मासूम इस कदर थी कि दुनिया तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। अब बुढ़िया काफी बूढ़ी हो चुकी थी। ज्यादा बुढ़ापा होने की वजह से वह लोगों के घर में मांगने नहीं जाया करती थी, बल्कि लोग खुद ही उनकी मदद कर दिया करते थे। उस गांव में एक बहुत बड़े सरदार थे।
जो कि बुढ़िया से ज़ैनब का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। उस पर बुढ़िया ने कहा कि आप जानते हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी के काबिल नहीं है। सरदार खुद बहुत अच्छा इंसान था। उसने बुढ़िया से कोई जिद नहीं की और वह खामोशी से वापस चला गया। उस गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे, इसलिए वो अपने बच्चे को जामिया में नहीं पढ़ा सकते थे। इसलिए सभी बच्चे ज़ैनब के पास कुरान पाक को पढ़ने आया करते थे। ज़ैनब बच्चों को कुरान पाक के साथ साथ इस्लाम की ऐसी बातें बताया करती थी। जब वह बच्चों को दर्स दे रही होती तो बाहर खड़ा एक लड़का रोजाना उसका दर्स सुन रहा होता था। उस लड़के ने जब भी ज़ैनब को देखना चाहा तो वह पर्दे में होती। उस लड़के को ज़ैनब से मोहब्बत हो चुकी थी। वह लड़का भी ज़ैनब के नक्शे कदम पर चलने लगा। वह भी 5 वक्त का नमाजी हो चुका था। यह लड़का ज़ैनब के घर रिश्ता भेजना चाहता था, मगर यह एक बाजू से माजूर यानी अपाहिज था, इसलिए रिश्ता भेजने से डरता था। मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला था। ज़ैनब अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मा, मुझे मुहर्रम के 10 रोजे रखने हैं। वैसे तो मैं खुद ही उठ जाऊंगी। सर दर्द होने की वजह से अगर मैं ना उठ सकी तो आप मुझे उठा दीजिएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ। मुहर्रम की पहली तारीख उस लड़के को खबर मिली कि ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही। वह लड़का कहने लगा, यह खबर मेरे लिए ऐसी थी जैसे मैं खुद ही मर गया हूँ। वह कहने लगा कि मैं कैसे यकीन कर लेता कि ज़ैनब अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि कल ही तो ज़ैनब बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी, मुहर्रम के बारे में बता रही थी। उसके घर के पास पहुंचा तो वाकई ज़ैनब तो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसका दिल धाड़े मार मार कर रोना चाह रहा था, मगर उसके पास रोने का कोई हक नहीं था। वह किसी के सामने रो भी नहीं सकता था। वह लोगों को क्या जवाब देता। वहां के लोग जनाजे में शरीक हुए। किसी को कुछ पता नहीं था कि यह कैसे इस दुनिया से चली गई है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उस बुढ़िया ने बहुत छोटी सी बच्ची को पाला था, वह बेचारी जवानी में ही इस दुनिया से चली गई। वह बुढ़िया सभी को यही बता रही थी कि यह बहुत ही नेक थी, मगर ज़ैनब मुहर्रम की पहली तारीख को ही इस दुनिया से चली गई। सब लोग यही कह रहे थे कि वाकई बहुत नेक लड़की है। वह लड़का यूं ही रोता रहता और कहता कि वह खुद तो दुनिया छोड़कर चली गई है, मगर मुझे रोता हुआ छोड़ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ था। वह सोचने लगा कि शायद मैं उससे अपने दिल की बात कर लेता तो उसको हासिल ही कर लेता, पर ऐसा नहीं हो सका था। अब रोज उसकी कब्र पर जाता और जितनी देर उसका दिल करता वहां बैठा रहता और उसकी कब्र के साथ बातें करता रहता। एक दिन हस्बे मामूल वह लड़का ज़ैनब की कब्र पर गया। फिर उस लड़के ने बताया कि मैं उसकी कब्र पर बैठ गया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। कुत्ता ज़ैनब की कब्र पर पेशाब कर रहा था। उसने कहा कि मैंने पत्थर पकड़कर कुत्ते को मारा। मुझे कुत्ते की यह हरकत बहुत बुरी लगी। यहाँ कब्र की बेहुरमती को बहुत बुरा समझा जाता था। अब मैं जल्दी जल्दी उसकी कब्र से गंदगी साफ करने लगा। अब मैं रोज उसकी कब्र को साफ करता। कभी पत्ते गिर जाते। वह काफी देर बैठा रहता था। जब मुझे कोई देखता तो मैं वहां से भाग जाता। पहले तो मैं छुपकर उसकी कब्र पर जाया करता था, मगर अब मैं सरेआम बैठा करता था उसकी कब्र पर, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और अब वह इस दुनिया से चली गई थी। अब उसने क्या बदनाम होना था। सब लोग मोहल्ले में ज़ैनब की बातें करने लगे। हो न हो ज़ैनब का इस लड़के के साथ कोई ताल्लुक था, मगर मैं खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहता। मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता था, इसलिए रोज उसकी कब्र पर जाकर कुरान पाक की तिलावत करता, दुआ करता और उसकी रूह को सवाब भेजा करता था। वह पहले ही बहुत नेक थी। उसने शायद जन्नत में जाना था। लेकिन मरने के बाद आप किसी के लिए अगर कोई तोहफा देना चाहे तो इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है। आप उसके लिए इसाले सवाब करके उसको सवाब भेज सकते हैं। अब रोज उसकी कब्र पर कुत्ते आते और इसी तरह गंदी हरकतें किया करते थे। मैं यह देखकर हैरान होता कि और भी इतनी ज्यादा कब्रें हैं, इसमें तो कुत्ते नहीं जाते। मैं रोज कुत्तों को वहां से हटाता और कब्र को साफ कर देता।
मगर यह कोई आम कुत्ते नहीं लगते थे। यह तो जंगली कुत्ते मालूम होते थे। कभी कभी उसकी कब्र से इतनी गंदी बदबू आती कि वहां बैठना मुहाल हो जाता था। हमारा छोटा सा गांव था, इस वजह से यह बात सारे गांव में फैल चुकी थी। सरदार और बड़े बुजुर्गों में यह बात पहुंच गई कि नेक और मासूम बच्ची की कब्र पर आखिर रोज कुत्ते गंदी हरकतें क्यों करते हैं। कुत्तों को लाख मना करने के बावजूद वह मना नहीं होते थे। एक दिन गांव के बूढ़े लोग बातें कर रहे थे कि लगता है कि लड़की ने जरूर कोई न कोई गुनाह किया है जो उसकी कब्र के साथ ऐसा हो रहा है। कब्रिस्तान में और भी बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं। बाकी कब्रों में तो ऐसा मामला कभी पेश न आया। एक आदमी सरदार के पास जाकर कहने लगा, मुझे एक है कि यह लड़की नेक नहीं थी। हमारे घर की औरतों का कहना है कि यह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वैसे भी घर में कोई मर्द तो नहीं था, बस एक बुढ़िया थी जिसको ठीक से कुछ नजर भी नहीं आता था। उसके घर के बाहर की दीवारें भी नहीं थी। वह आदमी कहने लगा, सरदार साहब, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सजा आपको मरने के बाद मिलती है। मुझे लगता है यह लड़की जरूर बदकार थी। अगर यह इतनी खूबसूरत थी तो नेक कैसे हो सकती थी? अगर वह गुनाह करती भी थी तो शायद पर्दे में करती और मुंह छुपाकर बुर्का पहन लेती। वह लड़का उन सब लोगों की बातें सुन रहा था और सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की जबान इतनी लंबी क्यों है। जब सारे गांव को इकट्ठा किया गया तो गांव वाले कहने लगे कि क्या पता है उसने कोई बड़ा गुनाह किया हो, कहीं उसके गुनाह की सजा सारे गांव को मुसीबत में न पैदा कर दे। इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। इस बात का जवाब तो वह बुढ़िया ही दे सकती है। जिन बच्चों को वह पढ़ाया करती थी उन बच्चों का कहना था कि हमने कभी अपनी बाजी में कोई ऐब, कोई गलती नहीं देखी थी। मगर उस गांव में वैसे भी ऐसी हरकतें होती रहती थी कि मामला किसी और का होता और बुलाया किसी और को जाता था। अब इस मामले में उस लड़के को भी बुलाया गया जो उसकी कब्र पर बैठकर दिन रात रोता रहता था। लोग कहते हैं कि शायद मैंने ही कोई उसके साथ चक्कर चला रखा था। सारे गांव के लोगों को जमा करके सरदार ने पंचायत लगाई। अब उस लड़के को सबके सामने खड़ा किया गया। उससे सवाल पूछने लगे तो यह लड़का कहने लगा कि हाँ, ये सच है कि मैं उसकी कब्र पर बैठकर रोता रहता था, क्योंकि मैं उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। मगर मैंने कभी भी उसे यह बात नहीं बताई थी और उसने कभी मुझे देखा तक नहीं था। वहां बैठे तमाम लोग एकदम चीखना शुरू हो गए कि यह सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। उसने तुम्हारे साथ ही गुनाह किया होगा। वह लड़का चीख कर कहने लगा कि वह एक लड़की थी और उस पर तोहमत मत लगाइए। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। वह मुझे सिर्फ अच्छी लगती थी और मैं जानता था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी उसके घर में रिश्ता नहीं भेजा। यहाँ तक कि मैंने खुद भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वहाँ बैठे कुछ लोगों ने मेरे हक में गवाही दी कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। किसी से मोहब्बत करना गलत बात तो नहीं है। लगता है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया। और कुछ लोगों का कहना था कि ज़ैनब का इस तरह और भी लड़के चाहने वाले होंगे। बार बार गांव में पंचायत बैठी जा रही थी। बात बहुत बढ़ती जा रही थी। आज इस पंचायत में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया जो पहले पंचायत में नहीं देखा गया था। जब मैंने एक लड़के से पूछा कि यह लड़का कौन है तो उसने कहा कि यह लड़का चौधरी साहब का बेटा है। मैं सोचने लगा कि चौधरी साहब का बेटा तो बहुत खूबसूरत है। अगर ज़ैनब जिंदा होती तो शायद ज़ैनब इसी के काबिल थी, क्योंकि ज़ैनब इतनी खूबसूरत थी कि उसके साथ आम लड़का खड़ा होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मगर यह चौधरी का लड़का देखने में गुस्से वाला लग रहा था। सरदार साहब चौधरी साहब के बेटे से बार बार मशवरा मांग रहे थे, जबकि मुझे लग रहा था कि इस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि सुनने में आया था कि यह लड़का मुल्क से बाहर पढ़ाई करके आया है। खैर, कुछ दिन पंचायत वाला मामला शांत रहा, मगर अब कुत्ते ज़ैनब की कब्र के साथ और भी बुरे काम करने लगे। अब उस कब्र के पास बहुत ज्यादा गंदी बदबू आना शुरू हो गई थी।
कोई भी उस कब्र के पास नहीं जाता था। फिर उस बहादुर लड़के ने, जो ज़ैनब से मोहब्बत करता था, उसे और ज़ैनब की कब्र की बेहुरमाती देखा ना गया। उसने कब्र पक्की करवा दी और रोज उसकी कब्र पर अगरबत्ती लगाकर फूल डालता। मगर फिर भी कुत्तों की रूटीन नहीं बदली थी। एक दिन जब सुबह उसकी कब्र पर फूल डालने के लिए आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। जो उसने कब्र को पक्का करवाया हुआ था वह जैसे टूट चुकी थी। हो सकता है कि किसी ने तोड़ी हो। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कब्र उबर चुकी हो। अब फिर लोगों का कहना शुरू हो गया था कि कब्र फटने वाली है। अब सबको यकीन आ गया कि मामला कुछ ज्यादा ही हो चुका है। अब इन सवालों के जवाब सिर्फ वह बुढ़िया ही दे सकती थी जिसने ज़ैनब की परवरिश की थी। वह लड़का कहने लगा। हम सब उसकी अम्मा के पास गए तो उसने रोना शुरू कर दिया। वह खुद लोगों के रहमो करम पर थी। अगर कोई खाना देता तो खा लेती। ज़ैनब की अम्मा ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी। कहने लगी कि अगर वह नेक न होती तो मुहर्रम में क्यों फौत होती। वहाँ पर सब लोग कहने लगे, अम्मा और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुहर्रम में फौत होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सब नेक होते हैं। एक दिन में तो न जाने कितने ज्यादा लोग मरते हैं। कोई 12 रबीउल अव्वल को मरता है, कोई हज के दिन मरता है और कोई लैलातुल कद्र की रात को भी मरता है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं होता कि सब नेक हो। आप ऐसा करें, आप हमें अपनी बेटी का कमरा दिखा दें। वह बुढ़िया रोती हुई कहने लगी कि मैंने तो खुद उस दिन से आज तक उस कमरे को हाथ नहीं लगाया। वहाँ पर उसकी यादें हैं और मैंने वह कमरा बंद कर दिया है। सरदार और मोहल्ले के सभी लोग कहने लगा कि हमें कमरा खोलकर देखना होगा, तभी हकीकत सामने आएगी। उस बुढ़िया के मना करने के बावजूद उन्होंने सख्ती से कमरा का दरवाजा खोल दिया। जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर की चीजें इस तरह रखी गई थी कि एक पुराना सा पलंग था, एक चारपाई थी, एक संदूक था। संदूक के अंदर कपड़े थे। इसके अलावा उसके पास क्या हो सकता था। वह एक गरीब घराने की थी। पलंग के ऊपर 2-4 चादर बिछी हुई थी। उस पर काफी ज्यादा सिलवटें पड़ी हुई थी। एक कांच की चूड़ी टूटी हुई थी। मगर यह बिस्तर कुछ साबुत नहीं लग रहा था। जब बिस्तर के नीचे देखा गया, यानी कि पलंग के नीचे देखा गया, तो उसके नीचे एक कीमती चीज मिली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। यह लड़की तो बहुत गरीब थी। इतनी कीमती चीज आखिर इसके पास कहां से आई। एक आदमी ने वह चीज पकड़कर सरदार साहब के सामने लाकर दिखाया तो वह एक मर्दाना सोने की चेन थी। उसको देखकर सबसे पहले यह सवाल किया गया कि आखिर ज़ैनब की मौत कैसे हुई। उस बुढ़िया ने कहा कि ज़ैनब अपने कमरे में चुप करके सोई हुई थी। मैं भी उसके कमरे में सोती, मगर उस दिन मुझे बाहर नींद आ गई थी। मैं वहीं सो गई। जब मैंने देखा कि सूरज निकलने वाला है तो इस कमरे में गई तो यह बेहरकत पड़ी थी। मैं चीखते हुए अपनी हमसाये के पास गई। जब मेरे पास के लोग आकर देखा तो उसने कहा कि इसका दिल बंद हो गया है, मगर यह कैसे हुआ हमें कुछ पता नहीं। इतनी में ज़ैनब अचानक इस दुनिया से चली गई। इनमें से एक आदमी बोला कि मुझे सारा मामला समझ आ गया है, पर सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि आखिर यह मर्दाना कीमती चीज किसकी है। अगले दिन पंचायत लगाई गई। सरदार के फैसले का इंतजार था। चौधरी साहब भी आए। चौधरी साहब का बेटा नहीं आया था। वहाँ पर बैठे हुए सब लोग कहने लगे कि इसके सर पर माँ बाप का साया नहीं और न ही कोई भाई था। यह गरीब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी। फिर उसके पास 70,000 की चेन कहाँ से आई, वह भी मर्दाना। फिर लोगों ने ये भी कहा कि क्या पता किसी ने गिफ्ट की हो। ऐसी चीजें तो सिर्फ अमीर लोगों के पास हुआ करती हैं। अगर किसी ने इसको गिफ्ट दी है तो इसको संदूक के अंदर छुपा कर रखती, न कि इस तरह जमीन पर गिरी होती। क्योंकि इस बारे में कोई कुछ बोल रहा था और कोई कुछ और बोल रहा था। एक लड़का उनमें से काफी समझदार था जो कह रहा था कि मुझे मामला समझ आ गया है। उसने कहा कि मुझे कल तक का वक्त दे दें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। फिर अगले दिन शाम को पंचायत बैठाई गई।
सरदार साहब भी आए। चौधरी साहब और उनका बेटा भी आया हुआ था। जब उस आदमी ने खड़े होकर कहा कि मुझे पता चल गया है चेन किसकी है, तो वहां बैठे सब लोगों की शक्ल अजीबो गरीब हो गई। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वह कहने लगा कि जिस लड़की पर वह लोग इल्जाम लगा रहे थे उसे बदनाम कर रहे थे, वो लड़की बिल्कुल बेकसूर है। यह चेन उस आदमी की है जिसने जैनब को उस दुनिया से रुखसत किया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। जैनब किसी को बता न सके इसलिए उसकी जान ले दी गई और उसको खत्म कर दिया गया। वह गंदा शख्स इस पंचायत में बैठा हुआ है और यह चेन किसी और की नहीं बल्कि चौधरी साहब के बेटे मुर्तजा की है, क्योंकि इतनी महंगी चेन इस गांव में किसी और के पास नहीं हो सकती, यह बैरूनी मुल्क से ली गई है। चौधरी साहब इंसाफ पसंद इंसान थे। शायद अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते मगर बात खुलकर सामने आ गई थी। चौधरी साहब ने अपने बेटे मुर्तजा से पूछा तो वह मान भी गया और सबके सामने उठकर गुस्से से कहने लगा, हाँ, मेरी नजर जैनब पर थी। मैंने उसके घर रिश्ता भी भेजा मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे सीधा कहने लगी कि तुम अमीर हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। मैं गरीब हूँ मगर पूरे गांव में मेरी इज्जत है, एक इज्जतदार लड़की हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी भी रिश्ता नहीं रख सकती। अगर तुम मेरे घर निकाह का पैगाम भी भेजोगे तब भी मैं तुम जैसे इंसान से कभी निकाह नहीं कर सकती। वह कहने लगा, उस लड़की ने मेरी बेइज्जती की थी, मेरे गरूर को ललकारा था, इसलिए मैंने यह सब इसके साथ किया और उसे मरने के बाद भी बदनाम करने लगा। मैंने ही अपने पालतू कुत्तों को उसकी कब्र पर भेजना शुरू कर दिया था। उन कुत्तों को ट्रेनिंग भी मैंने खुद दी थी। मैं आधी रात को जैनब के घर में घुसा। उसकी बूढ़ी अम्मा जिसको कानों से कम सुनाई देता था वह दूसरे कमरे में सो रही थी, इसलिए उसकी बुढ़िया को पता न चला कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। मैंने उस लड़की की इज्जत को खराब करना चाहा। उसी वक्त यह लड़की सजदे में चली गई और मेरी यह चेन मेरे गले का फंदा बन गई। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको अपने गले से निकाल कर फेंका। फिर मैंने जैनब का गला दबाकर इसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अगर मैं ऐसा न करता तो यह मुझे बदनाम कर देती। जो लड़का जैनब से मोहब्बत करता था, जब यह सब उसने सुना तो उसने सबके सामने उसको जितना हो सका उसको उतना मारा। चौधरी साहब कहने लगे कि इसका इंसाफ मैं करूंगा। चौधरी साहब ने अपने बेटे को गांव वालों के सामने पेश किया और कहने लगा कि आप बताएं कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। कुछ लोग तो कह रहे थे इसको फांसी होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि चौधरी साहब के मुंह की वजह से इसको माफ करना चाहिए। मगर चौधरी साहब ने अपने बेटे को सजा के तौर पर उसी गांव की एक गरीब लड़की से जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया और कहा कि अगर इस लड़की के साथ थोड़ी सी भी नाइंसाफी हुई तो इसका जिम्मेदार मेरा बेटा होगा। उसको मजदूरों के साथ काम करने का हुक्म दिया गया। अब रोज मजदूरों के साथ काम करता और उस बुढ़िया की सारी सहूलतें उसको मयस्सर कर दी गई। चौधरी साहब कहने लगे कि मेरे बेटे को सही करने का तरीका सिर्फ यही मुझे नजर आया। अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था क्योंकि अब उसकी बीवी जैनब की दोस्त थी। वह भी नेक और परहेजगार लड़की थी। यह लड़की जैनब की वही दोस्त थी जिसके जरिए जैनब ने अपनी दीनी तालीम मुकम्मल की थी। चौधरी साहब के बेटे को अपने गुनाह का एहसास हो चुका था। अब वह 5 वक्त का नमाजी हो गया। अब उसने एक जामिया बनवाया जिसका नाम उसने बिन्ते जैनब रखा और उस जामिया में उसकी बीवी बच्चों को तालीम देने लगी। अब सारा गांव उससे खुश था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इंसान जितना मर्जी चाहे गुनाह कर ले, जितना मर्जी अपने गुनाह को करके छुपाने की कोशिश करे, मगर जब तक अल्लाह पाक न चाहे तो उसके गुनाह से पर्दा नहीं उठ सकता। मगर जब अल्लाह के नेक बंदे पर कोई ज्यादती करता है, उस पर कोई जुल्म करता है, तो फिर अल्लाह पाक खुद जवाब देता है। उसने अल्लाह की नेक बंदी को गुनाह की दावत दी थी, मगर उसने गुनाह से इनकार कर दिया। फिर अल्लाह पाक उसका मुहाफिज रहा। अल्लाह पाक ने मरने के बाद भी उसकी हिफाजत फरमाई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचाए।
और अल्लाह पाक हम सबको पक्का सच्चा मुसलमान बना दे और ऐसे वाक़यात से हमें सबक हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा। इससे और भी लोग इस इबरतनाक वाक्य को सुन पाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें।